हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो ऐसी कंपनी है न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका क्वार्टर वन का रिजल्ट जो है वो कल आया और उसके बाद जो है यहाँ पे कंपनी ने लोअर सर्किट लगा दिया 5% का। कंपनी का अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम देख ले, कंपनी काफी अच्छी नजर आती है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। कंपनी जो है वो अभी रिसेंट में यहाँ पे काफी ज्यादा लाइमलाइट में आई है। कंपनी अगर हम देखेंगे 1992 में फाउंडेड हुई थी और कंपनी एक बहुत ही अच्छी एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड कंपनी मानी जाती है। ठीक है, इसको गार्टनर रिपोर्ट में भी पब्लिश किया गया था, एक विजनरी कंपनी के नाम से जाना गया था। उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं, बताऊंगा इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स किस तरह से आए हैं, है ना, और इनको जो एएसएम लिस्ट में डाला गया है उसके कारण यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं वो भी हम आप डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इस कंपनी में रैली छूट गई है या फिर अभी भी आप इसमें निवेश करके चल सकते हो, ये फ्यूचर का एक आईटी मल्टीबैगर हो सकता है या नहीं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या करंट लेवल में बाय करना सही है या फिर वेट कर ले जब तक ये एसएम लिस्ट में है। तो चलिए, सब सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंच जाए। तो देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे पॉलीकैप के बारे में, जो कि इनका रिजल्ट जो है वो रिसेंटली आने वाला है, प्लस दीपक नाइट्रेट बहुत भयानक ब्रेकआउट देने वाला है। आप जाके इस वीडियो को देखो ताकि आपसे ये चीजें मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज कब लिस्ट हुई आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2018। बहुत ही कम यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में कंपनी चल रही थी, इवन बहुत नीचे आ गई थी। उसके बाद आप देख पा रहे हो अप्रैल के बाद जैसे ही आईटी ने रैली लिया, इसने भी अच्छा खासा यहाँ पे रैली दिया, लेकिन ये रिसेंट में जो है काफी ज्यादा यहाँ पे रैली देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। कंपनी को जो है वो यहाँ पे गार्टनर रिपोर्ट में डाला गया था। गार्टनर फॉरेस्टर रिपोर्ट जो होता है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, न्यूजन सॉफ्टवेयर इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोवाइडर ऑफ लो कोड automation platform for digital transformation. The company has been recognized by distinguished analyst firms including Gartner, Forrester, Frost and Sullivan and IDC. इसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल यहाँ पे माना जाता है वो गार्टनर फॉरेस्टर है। गार्टनर फॉरेस्टर एक रिपोर्ट है जिसको जितने भी ग्लोबल प्लेयर्स है, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, वो एक रिकमेंडेशन की तरह लेते हैं कि जैसे इनके द्वारा सर्विसेज लिए जाए कि नहीं लिए जाए, मतलब एक हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से बात होती है हो जाती है। तो इसमें जो है गार्टनर रिपोर्ट में जो है उसको न्यूजन को एक विजनरी कंपनी बोल के डाला गया है और ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कोई भी कंपनी के लिए। तो कंपनी एक स्मॉल कैप है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4600 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन नजर आ रही है। ठीक है, अगर आप ऑल टाइम हाई देखोगे यहाँ पे 755 का नजर आता है, कंपनी है 644 की है। कंपनी रिसेंट में भागी है, मैंने आपको जैसे बताया, एक महीने में यहाँ पे रैली आप देख पा रहे हो 23%, 6 महीने में 122% और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम देखते हैं तो 184%। कंपनी को एएसएम लिस्ट में डाला गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी में और क्या क्या चीजें निकल के आती है। कंपनी जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर इनके कुछ फाइनेंशियल्स पिछले के रिजल्ट के हम देख लेते हैं तो कंपनी किस तरह से फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिखा रही थी, ठीक है, जिसके कारण जो है इसमें रैली आई। देख पा रहे हैं यहाँ पे सेल्स किस तरह से कंपाउंड हो रही है, 150 ये सब करोड़ में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे 150 करोड़, 161 करोड़ और फिर 204 करोड़, ये सब क्वार्टरली रिजल्ट्स है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 131 थोड़ा गिरा, फिर जो है यहाँ पे जब मार्च में हिट हुआ था कोविड तो 191 करोड़, फिर जून में 132। धीरे धीरे जो है ये अभी भी उसी के साइड में रैली करते हुए, जून का आप देख पा रहे हो डेटा 160 करोड़ कल जो है वो अपडेट हुआ। ठीक है, तो लास्ट क्वार्टर से जो है यहाँ पे काफी कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा इनके फाइनेंशियल रिजल्ट जो आए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। देख पा रहे हो लास्ट, अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देख लेते हैं तो 21 करोड़ और पिछले क्वार्टर में जो है वो 66 करोड़ थी, अभी 23 करोड़ हो गई है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे जो है वो दिक्कत आई है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर की, देख पा रहे हो जून के, तो 16 करोड़ यहाँ पे नजर आ रहा है और 23 करोड़ यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से तो यहाँ पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, मगर लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में कंपनी ने काफी बुरा यहाँ पे परफॉर्म किया है, जिसके कारण जो यहाँ पे लोअर सर्किट लग गया है। और इसमें जो एएसएम लिस्ट था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसमें एक सेगमेंट ये कर दिया जाता है, मतलब एक सर्किट तय कर दिया जाता है 5% का, तो उससे ज्यादा गिर नहीं सकता। जैसा रिजल्ट जो उन्होंने प्रेजेंट किया है उससे और ज्यादा ये गिर सकता था। ठीक है, तो कंपनी में आप देख पा रहे हो जिस तरह से ईपीएस भी कंपनी का गिरा है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, है ना। तो थोड़ा नीचे आते हैं और देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो 300 करोड़ से कंपनी आज 700 करोड़ के आसपास आ चुकी है। अगर ट्रेलिंग पर मंथ के देखते हैं इस साल की, तो मार्च में 673 था, लास्ट ईयर की हम बात करते हैं 2021 का, इस साल जो है वो 700 करोड़ का नजर आ रहा है।
अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे कंपाउंड होते हुए, प्लस अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो भी अच्छी तरीके से कंपनी जो है बढ़ रही है ईपीएस के मामले में। अगर हम देखते हैं यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की, 5 साल में सेल्स ग्रोथ 14% का नजर आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा नजर आ रहा है 35% का, सीएजीआर टर्म में आपने देखा 3 साल में 41%। अगर हम बात करते हैं आरओई की, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का एक हेल्दी साइन होता है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देख लेते हैं कंपनी की, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 55% का शेयर होल्डिंग करंट पैटर्न नजर आता है जून में। एफआईएस ने अपना स्टेक काफी बढ़ाया है, यहाँ पे 20% का स्टेक यहाँ पे काफी ज्यादा होता है, 14% से सीधा इस क्वार्टर में 20% का। ठीक है, तो यहाँ पे एफआईएस को काफी ज्यादा भरोसा यहाँ पे नजर आ रहा है। इवन डीआईएस ने भी स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है 7.53%। पब्लिक का भी अच्छा खासा स्टेक है यहाँ पे 16%, जो कि 11 से यहाँ पे 16% का नजर आ रहा है, और अदर्स का यहाँ पे 0.85% का नजर आता है। तो कंपनी जो है काफी अच्छी पैटर्न में नजर आ रही है। इनके इस क्वार्टर के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हुए हैं, थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी को एसएम लिस्ट में डाला गया इसलिए डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे शो नहीं कर रही है। कंपनी जो है यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ पे देखो ये 9 जुलाई के बाद जो है यहाँ पे कंपनी का कोई भी डेटा शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको एसएम लिस्ट में डाल दिया गया था। और एसएम लिस्ट में ये अभी कौन से कैटेगरी में है ये हम देख लेते हैं। आप अगर देखोगे यहाँ पे कहाँ गया ये रहा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये एनएससी की वेबसाइट है, जिसके अंदर जो है न्यूजन सॉफ्टवेयर को 257 नंबर पे लॉन्ग टर्म कैटेगरी पे रखा गया, स्टेज 4 पे। ठीक है, अब आप बोलोगे लॉन्ग टर्म कैटेगरी क्या होता है सर? कैटेगरी ऑफ एसएम लिस्ट दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में 2 फेजेस होते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में 4 फेजेस होते हैं। फेज 4 में जो है अभी कंपनी को रखा गया है, आप देख पा रहे हो। इसी तरह एफएल को भी रखा गया था फेज 4 में। और अगर आप देखोगे हैप्पीएस्ट माइंड को भी एसएम लिस्ट में डाला गया है, वो लॉन्ग टर्म के फेज 1 में अभी है। तो होता क्या है, फेज का डिफरेंसेस क्या होता है, इसमें कंपनी एक एक हफ्ते का विंडो रखती है और कंपनी को एनालाइज करती है, चाहे प्राइस वेरिएशन के मामले में हो, चाहे आपका कंपनी में कैसे डिलीवरी उठाई जा रही है, प्लस इसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से सारी ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, कोई ऑपरेटर तो यहाँ पे नहीं है जो गेम खेल रहा है। सारा कुछ जो है कंपनी से भी जो है इसमें इन्वेस्टिगेट करती है और देखती है कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अगर उसमें कोई दिक्कत को नजर आता है तो फिर फेज 1 से 2 में डालती है, 2 से 3 में डालती है और 3 से 4 में डालती है। ठीक है, कभी कभी तो डायरेक्टली फेज 4 में डालती है। तो वो एक एक हफ्ते का विंडो होता है ना। एक हफ्ते का विंडो में कंपनी जो है पूरा एनालाइज करती है, और उसके बाद जो है अगर उसको कोई दिक्कत नजर नहीं आती तो फिर वो फेज 4 से 3 में डालती है, 2 में डालती है, 1 में डालती है और बाहर लाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है। तो कंपनी को जो है अभी लॉन्ग टर्म एसएम लिस्ट में डाला गया है, तो कंपनी जो है अभी समझ लो 1 महीने के ऊपर तो अभी कंपनी रहेगी। ठीक है, कंपनी जो है रहने वाली है। कंपनी काफी ज्यादा यहाँ पे रिसेंट में रैली कर गई थी और इसमें कुछ दिक्कत नजर आई होगी सेबी को, इसलिए इसको डाला गया था एएसएम लिस्ट में। तो देखते हैं कि इनके रिजल्ट्स किस तरह से आए। आपके सामने कंसोलिडेटेड डेटा नजर आ रहा होगा 30 जून का। इनकम अगर आप देखोगे तो 17,000 करोड़ का इनकम नजर आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में जो था वो 20,000 करोड़ का था। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे जून क्वार्टर की, मतलब सेम क्वार्टर का लास्ट ईयर का जो डेटा था वो 13,000 करोड़ का था। तो लास्ट ईयर के क्वार्टर से जो अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। मगर अगर हम देखते हैं लास्ट क्वार्टर की, तो काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हमें देखने को मिला। अगर हम देखते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट की फॉर द पीरियड, तो आप देख पा रहे हो 2160 करोड़ का यहाँ पे नजर आ रहा है। लास्ट क्वार्टर ये डबल था सर, है ना, 5273, उससे हाफ हो चुका है नेट प्रॉफिट। और अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर से 912 करोड़ से 2600 करोड़, तो यहाँ पे जंप नजर आ रहा है। मगर स्टिल लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी काफी ज्यादा जो है बुरा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। वही जो है ईपीएस में भी इसका सेम इफेक्ट पड़ा होगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करते हैं, तो आप देख पा रहे हो 3.12 का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर रह चुका है, जो कि लास्ट क्वार्टर जो था वो 7.61 था। और लास्ट ईयर की हम बात करें तो 1.32 से यहाँ पे तो डबल होते हुए दिख रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो 18.28। तो कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कंपनी जो है वो बुरा परफॉर्म कर रही है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, अगर हम देखते हैं कि सेक्टर वाइज इनका किस तरह से रेवेन्यू ब्रेकअप रहा। अगर आप ज्योग्राफिकल सेगमेंट में देखते हो तो इंडिया में इनका रेवेन्यू रहा 3,700 करोड़, ईमिया कंट्रीज में इनका रहा 4,800 करोड़, एपैक कंट्रीज में इनका रहा 71795, और थोड़ा नीचे आते हैं तो यूएसए कंट्रीज में इनका रहा 5593। तो यूएसए से ज्यादा कंपनीज जो है वो बिजनेस करती हैं, क्योंकि ये सब आईटी कंपनीज आपको पता ही होगा। तो किस तरह से कंपनीज जो है यहाँ पे सेगमेंट वाइज परफॉर्म किया है। तो कंपनी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आती है। एएसएम लिस्ट में है इसलिए वॉल्यूम लॉस हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, इनके कस्टमर्स के अगर हम कुछ रेटिंग्स देख लेते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे कंपनी के कुछ अचीवमेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे होगा, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। कंपनी किस तरह से जो अवार्ड किया गया है। ठीक है, एशियन बैंकिंग अवार्ड 2019 फॉर बेस्ट प्रोसेस ऑटोमेशन इनिशिएटिव, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट आरबीएल बैंक एसएमई बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2018 फॉर एक्सीलेंस इन आईटी इनेबल सर्विसेज। ठीक है, इस तरह से जो है कंपनी को यहाँ पे एशियन बैंकर मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका अवार्ड 2020 फॉर सेल्फ सर्विस बैंकिंग टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन इन अफ्रीका, बेस्ट ब्रांच डेजिग्नेशन इनिशिएटिव ऑफ द एशियन बैंक वेस्ट अफ्रीका अवार्ड्स 2019। आईसीटी अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्रॉस्ट एंड सर्विन 2019 वेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट। इस तरह से जो है डिफरेंट द एफईसीई ऑफ द ईयर 2019। कंपनी जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर इनके कुछ कस्टमर्स देख लेते हैं कि कस्टमर्स तो टोक्यो मरीन, एस्ट्राजेनेका,
बीएनबी बैंक, एलटीआई, क्लैरिन, एक्सा, यूनाइटेड अरब बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक, अमेरिकन नेशनल बैंक, बैंक ऑफ सिप्रस, बुपा, बजाज अलायंस, एनसीबीए, इन सब जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल यहाँ पे कस्टमर्स नज़र आते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया गार्टनर रिपोर्ट में कंपनी को विजनरी रखा गया है, तो कंपनी जो है सारे ही पैरामीटर्स में काफ़ी अच्छी नज़र आती है। अगर इनके कुछ रिव्यूज़ देखते हैं इनके कस्टमर्स को, तो देख पा रहे हो इनके ग्लोबल रिव्यूज़ अगर आप देख पा रहे हो, वेल प्राइस बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लेटफॉर्म, थोड़ा नीचे आता है, सेटिस्फाइड द प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय Newgen code, low code digital automation platform, better place for business, speed and agility, get great vendor to work with, good and robust product for rapid application development। ठीक है, तो ये इस तरह के जो है यहाँ पे रिव्यूज नजर आते हैं बाय द कस्टमर्स, जो कि अच्छे खासे यहाँ पे देख पा रहे हो। कंपनी का साइज जो है यहाँ पे 250 मिलियन से 500 मिलियन यूएसडी के साइज है, बिलियन के भी यूएसडी के साइज कंपनीज जो है इनको यहाँ पे रेटिंग दे रहे हैं। चाहे फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करें, है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बात करें, सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलते हुए तो कंपनी बहुत ही अच्छी नजर आती है। हो सकता है कि ये जो आपका यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत आई है, देख पा रहे हो यहाँ पे, और वॉल्यूम लॉस होने के कारण जो है यहाँ पे जब एएसएम लिस्टेड कंपनी डालती है ना, मतलब सेबी जब डालती है किसी को, तो होता क्या है ना, वॉल्यूम लॉस हो जाता है, उसमें जो है नए प्लेयर्स घुसते नहीं है। नए प्लेयर्स क्यों नहीं घुसते? क्योंकि उसमें जो है सर्किट लग जाता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट, तो वॉल्यूम लॉस होता है वहाँ पे। और इन्वेस्टिगेशन सेबी की तरफ से चलती है, तो बहुत सारे नेगेटिव सेंटीमेंट्स भी जाते हैं लोगों में। ऐसी कोई डरने वाली बात यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं हूँ यहाँ पे बताने के लिए आपको कि कोई नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे जनरेट करने की जरूरत नहीं है। सेबी इसलिए डालती है ताकि यहाँ पे रिटेल निवेशक की दिक्कत ना हो। आप देख पा रहे हो रिटेल निवेशक का अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक नजर आता है। अगर थोड़ा नीचे कर लेते हैं, देख पा रहे हो रिटेल निवेशक का यहाँ पे 16% का स्टेक नजर आता है, जो कि हाल ही में काफी ज्यादा बड़ा है। तो इसलिए जो है कंपनी को यहाँ पे सर्विलेंस मोड में रखती है, एएसएम कैटेगरी में डाला है सेबी ने, ताकि इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सके, ताकि रिटेल जो है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। होता क्या है ना कि बहुत सारे गंदे लोग होते हैं शेयर मार्केट में, जो कि पंप एंड डंप पॉलिसी खेलते हैं। ठीक है, प्राइस को पंप कर देंगे फिर डंप कर देंगे, तो इसके कारण जो है वो सेबी नजर रखती है इसके ऊपर कि कोई भी ऐसा दिक्कत ना हो। तो ऐसे मतलब कोई भी कंपनी में एलिगेशन यहाँ पे नजर आ नहीं रहा है। कंपनी की काफी अच्छे प्लेटफॉर्म मतलब ग्रोथ नजर आती है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ भी काफी अच्छी है। ठीक है, जिस तरफ से इनके फाइनेंशियल्स रिफ्लेक्ट करते हैं, और कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है, तो थोड़ा इसको समय देना पड़ेगा। और अच्छा खासा यहाँ पे रैली आईटी का चल भी रहा है अभी। आपको पता होगा कि नेक्स्ट डिकेड जो है 10 साल आने वाला, वो यहाँ पे आईटी को ही डेडिकेटेड है, तो डरने की यहाँ पे बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो, अगर आप 3 से 5 साल इस कंपनी को दे सकते हो, तभी आप इसमें फ्रेश एंट्री लो, मैं तो यही कहूंगा। और अभी एक सही टाइम है फ्रेश एंट्री लेने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएम में तो हो सकता है कि एसएम में तो थोड़ा बहुत और करेक्ट हो जाए कंपनी, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा थोड़ा एसआईपी करके चलते हो, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। कंपनी अच्छी नजर आती है एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में, अगर आपको निवेश करके चलना है तो बहुत सारी पैरामीटर्स मैंने आपको डिस्कस कर लिए, चाहे वो यहाँ पे इनके फाइनेंशियल्स हो, चाहे इनके एसएम लिस्ट के बारे में बात करना हो, चाहे इनके अचीवमेंट्स हो, चाहे इनके रिव्यूज हो, सारा कुछ। अगर आपको इसमें फ्रेश एंट्री लेना, तो मैंने जैसे आपको बताया एसआईपी में एंट्री लो, और जो पहले से बने हुए हैं पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लॉस में मत बेचना, कंपनी बहुत ही अच्छी है, फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न देगी अगर आप होल्ड करने सीख जाते हो तो, है ना। शेयर मार्केट में होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्ड करो 5 से 3 साल, 10 साल तक होल्ड करो इस कंपनी को, अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगी। ठीक है, शुरू शुरू में इन्फोसिस भी लड़खड़ाया था सर, लेकिन उसके बाद जो है कंपनी सुधराना, और आईटी कंपनीज अच्छा खासा ग्रोथ कर ही रही है जिस फील्ड में और देखूंगा। और कंपनी जो है आज की नहीं है, 1992 की कंपनी है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा विजनरी पावर भी है कंपनी का। और ये जो रिपोर्ट है, ये मेन चीज है सर। गार्टनर फॉरेस्टर रिपोर्ट ऐसे ही किसी को विजनरी घोषित नहीं करती, उसमें आना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। और इस कंपनी को जिस जिस तरह से डाला गया है, उसमें एक विजनरी पोजीशन यहाँ पर डाल दिया गया है, तो कंपनी डरने की यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छी नजर आती है अपनी पूरी विजनरी में। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आया, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और बेल आइकन को हिट कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना जरूर। और कमेंट में अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो आपको पूछनी हो, तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।